अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डाइस। ठीक है। वैसे तो हम बहुत ज्यादा ये कॉमन वर्ड जो है वो सुनते हैं। डाइस क्या होते हैं? हेयर डाई होता है या कपड़ों पे जो है वो डाई इनको डाई करवाया जाता है। तो आज हम उन्हीं डाइस के बारे में आज पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो है वो डाइज हैं क्या? ठीक है, अगर हम उनको डिफाइन करना चाहें तो हम उनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो डिफाइन डाइज आर कलर्ड कंपाउंड्स। ठीक है, डाइज आर कलर्ड कंपाउंड्स यूज्ड इन सॉल्यूशन फॉर्म। कभी जो है वो ड्राई आपने नहीं देखा होगा कि डाई को जो है ना वो सॉलिड फॉर्म में ही अप्लाई कर दिया जाए। हमेशा जो है ये यूज किया जाएगा इन सॉल्यूशन फॉर्म में। वो चाहे वाटर में हो इसका सॉल्यूशन या फिर कैसे भी ये सॉल्यूशन फॉर्म में ही यूज किया जाएगा। देन थर्ड जो है वो इसकी है कि दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग फिक्स टू अ फैब्रिक। फैब्रिक के साथ जो है वो इसको फिक्स होने की कैपेबिलिटी है। ठीक है, इसीलिए तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर ये फिक्स ही नहीं हो सकेगा तो हम कैसे यूज करेंगे? तो फिक्स जो है, फिक्स होने की कैपेबिलिटी भी इसमें प्रेजेंट होती है टू अ फैब्रिक। ठीक है। तो ये डाइज जो है वो उनको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि डाइज इज डाई इज अ कलर्ड कंपाउंड normally used in solution which is capable of being fixed to a fabric. ठीक है। देन द डाई मस्ट बी। अब डाई की जो है वो और कौन कौन सी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? द डाई मस्ट बी फास्ट। मतलब एक तो ये है कि इसका जो रिएक्शन है वो तेजी से होना चाहिए, इनके केमिकली स्टेबल हो तो तभी जो है वो अगर स्टेबिलिटी की तरफ ये जाएगा तो फिर ही जो है वो रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा। और दूसरा ये है कि केमिकली स्टेबल रहे। ठीक है, जो इसका बॉन्ड बना हुआ है, क्योंकि ये जो फिक्स होगा तो किस तरह से होगा? बॉन्डिंग बॉन्डिंग के थ्रू ही फिक्स होगा ना। इसका जो फाइबर है, फाइबर के ऊपर किसी न किसी ग्रुप के साथ ये बॉन्डिंग करेगा और इसी तरह से ये फिक्स होगा। तो उसको जो है वो बॉन्डिंग जो है या जो कंपाउंड एज अ रिजल्ट जो बनता है वो केमिकली स्टेबल होना चाहिए ताकि ये फिक्स्ड रहे। बार बार वॉश करने से जो है ये उतर ना जाए कलर। ठीक है, फेड ना हो या फिर जो है यूवी मतलब इतना स्टेबल हो कि जब यूवी रेडिएशन में सनलाइट में भी अगर चला जाए, मतलब सनलाइट में जब वो कपड़ों को फैलाए, मतलब वैसे तो यही किया जाता है। आपने अक्सर इंस्ट्रक्शंस देखी होंगी कि जो है वो सनलाइट में जो है वो कपड़ों को ना सुखाएं। तो उसकी रीजन यही होता है कि यूवी लाइट्स होते हैं, तो यूवी लाइट जो है वो बहुत ज्यादा उनमें एनर्जी होती है तो वो बॉन्ड ब्रेक कर देती है। ठीक है, तो यही वजह है कि वो जो कपड़ों का कलर होता है वो फेड हो जाता है। तो लेकिन मतलब ये है कि इतना स्टेबल, केमिकली स्टेबल होना चाहिए कि वैसे हम आते जाते हैं धूप में इधर उधर तो तब भी जो है ये कलर फेड ना हो। और दूसरा ये कि वॉश करने से भी ये जो है ना खत्म ना हो जाए कलर। ठीक है। देन नेक्स्ट जो है यहाँ पे इसका फिक्सिंग देन जो है वो कोई भी कंपाउंड जो है वो कलर क्यों शो करता है? वैसे तो हमने जो कलर की एक प्रॉपर्टी, मतलब जो कोई भी कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड हमें इस वजह से नजर आते हैं वो कि एक तो वो लाइट जो है विजिबल रीजन में लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। और कुछ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो तो हमें नजर नहीं आती। और जो रिफ्लेक्ट करते हैं, जो रिफ्लेक्ट करते हैं वही कलर हमें नजर आता है। तो अब वो रिफ्लेक्ट जो कलर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो कौन से मतलब कंपाउंड, मतलब क्यों, कैसे वो कलर जो है वो क्यों लाइट कौन जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है या रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो वो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होता है, स्ट्रक्चरल फीचर होता है जो कि कलर इम्पार्ट करता है किसी भी कंपाउंड में। अ डाई owes its color in the presence of, और उन वो जो स्ट्रक्चरल फीचर होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर इन अ पार्टिकुलर कंपाउंड, तो वो उस स्ट्रक्चरल फीचर को जो है वो कहा जाता है क्रोमोफोर। ठीक है, क्रोमो मीन कलर, फोर मीन बियरर, कलर बियरिंग जो होती है ना। तो किसी भी कंपाउंड में ये क्रोमोफोर या वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फीचर जो है वो अगर प्रेजेंट होगा
तो उस वजह से उस कंपाउंड का जो है वो कलर्ड नजर आएगा, या वो कंपाउंड जो है वो एक कलर शो करेगा। तो क्या है कि डाई ओज इट्स कलर टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर, यानी कि क्रोमोफोर की प्रेजेंस की वजह से उसमें ये कलर होता है। एंड इट्स फिक्सिंग प्रॉपर्टी टू द, और फिक्सिंग प्रॉपर्टी जो है यानी कि जो फैब्रिक के साथ ये फिक्स हो जाता है वो क्यों होता है, वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम। ठीक है, ऑक्सोक्रोम की वजह से इसकी जो फिक्सिंग प्रॉपर्टी है वो होती है ड्यू टू एसिडिक और बेसिक ऑक्सोक्रोम। ठीक है, एसिडिक और बेसिक ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स हैं, उनकी वजह से इसकी फिक्सिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये जो बॉन्डिंग करता है जो फैब्रिक के साथ जो इसकी बॉन्डिंग होती है वो एसिडिक और बेसिक ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स की वजह से होता है। अब ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं? ऑक्सोक्रोम जो होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं जो इट्स सेल्फ तो उनका जो है वो खुद तो कलर इम्पार्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो क्रोमोफोरिक ग्रुप होता है या जो कलर इम्पार्ट करने वाला जो ग्रुप है उसके साथ जो है वो बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह फॉर एग्जांपल ये एक जो है वो कलर इम्पार्टिंग ग्रुप है, ठीक है, उसके साथ जो है ये प्रेजेंट है। और ये क्या करता है, ऑक्सोक्रोम क्या करता है, खुद तो इसका कोई जो है वो उससे नहीं होता, लेकिन ऑक्सोक्रोम का काम क्या होता है कि ये जो है ये कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, कि जो क्रोमोफोर है कि वो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करे और ज्यादा को ही रिफ्लेक्ट करे, कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है और रिफ्लेक्शन को। और दूसरा जो है, सेकंड जो इसका ये काम होता है कि ये वेवलेंथ को भी शिफ्ट करता है। मतलब वेवलेंथ ही होते हैं जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी एक पार्टिकुलर वेवलेंथ होती है। तो ये वेवलेंथ मतलब टूवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ के जो है जो बी कंपाउंड है या जो क्रोमोफोर है, जो स्ट्रक्चरल फीचर है जो कि कलर एब्जॉर्ब कर, जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि अगर जो है ये वाला बॉन्ड जो है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होंगे ना, एक्साइटेशन के लिए ही एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो वो जितना एनर्जी डिफरेंस होता है एक इलेक्ट्रॉन को, फॉर एग्जांपल ये एनर्जी लेवल है पाई है, ठीक है, पाई स्टार में इसने इलेक्ट्रॉन ने जो है वो ट्रांजिशन हो, इसकी एक्साइटेशन होकर इसने पाई स्टार में जाना है। अब इसमें जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, ये कम है अगर एनर्जी डिफरेंस, तो ये क्या होगा कि उसे उतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से यहाँ पे एक्साइट हो जाएगा। तो कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट कर लेगा, तो जो रिफ्लेक्ट करेगा वो हमें कलर नजर आ जाएगा। तो अब इसी तरह से यहाँ पर अगर ये एनर्जी डिफरेंस जो है ये कम होगा, तो क्या होगा कि कम एनर्जी वाली इसे वेवलेंथ रिक्वायर्ड होगी, ये कम एनर्जी वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्ट करेगा वो भी क्या होगा, कम एनर्जी वाली होगी। तो एनर्जी और वेवलेंथ का जो है वो इनवर्स रिलेशन होता है। कोई भी जो लाइट होती है अगर लेस एनर्जी वाली होगी तो वो लॉन्गर वेवलेंथ की होगी। तो लॉन्गर वेवलेंथ जो होती है वो विजिबल रीजन में लाई करती है, क्योंकि यूवी रीजन तो इनविजिबल होती है और उनकी बहुत शॉर्ट वेवलेंथ होती है, हाई एनर्जी होती है। उसके बाद विजिबल रीजन आ जाता है 400 से 800 नैनोमीटर तक की रेंज में। तो इस रेंज में जो है वो, अब ये साथ वाला जो ग्रुप है ये क्या करेगा कि अगर हाँ, और ऑक्सोक्रोम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी होना चाहिए कि उसके ऊपर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी प्रेजेंट होने चाहिए, वन या वन से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम इतना ऑक्सोक्रोम का मतलब तफसील में नहीं जाएंगे, आपको जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये है कि मैं आपको इतना थोड़ा सा बता देती हूँ कि ऑक्सोक्रोम इसके साथ ही होते हैं, लेकिन ऑक्सोक्रोम की वजह से कलर नहीं होता। बस ये इनका काम यहाँ पे ये है कि एक तो फिक्सिंग में, ठीक है, फिक्सिंग में हेल्प करते हैं। दूसरा जो है ये क्या करते हैं कि ये इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। और ये कलर या अब्जॉर्प्शन वगैरह क्या होता है, असल में ये इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन ही होती है। ठीक है, एक एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ। तो वो फिर एनर्जी डिफरेंस जितना होता है, अगर ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा तो हाई एनर्जी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा वो ग्रुप। और हाई एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेगा तो जो हाई एनर्जी वेवलेंथ मतलब जो भी लाइट होगी या जो भी होगी वेव होगी, उसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर होगी। तो फिर शॉर्टर वेवलेंथ में जो भी कलर होगा वो हमें नजर आएगा, या वो यूवी रीजन में होगा तो वो हमें फिर कलरलेस नजर आएगा, क्योंकि यूवी को हम देख नहीं सकते, हम विजिबल रीजन में जो है उन्हीं को ही देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे सिंपली आप ये कह लें कि ये क्रोमोफोर जो है वो कलर इम्पार्टिंग है, ठीक है, फीचर है। और जो ऑक्सोक्रोम है वो उसके साथ होता है, और उसका सिर्फ ये काम है कि वो इसकी एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमाइज करता है और उसकी जो वेवलेंथ है उसको जो है लॉन्गर की तरफ लेके जाता है। और यहाँ पर एक और उसका काम यहाँ पे आपको जो पता होना चाहिए वो ये है कि ऑक्सोक्रोम जो है वो फिक्सिंग जो एबिलिटी है, या जो फैब्रिक के साथ जो बॉन्डेड होगी, ठीक है, फिक्सेशन में, उसमें ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर, हाँ, अब ये ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स जो है ये एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं।
ठीक है, तो ये इनमें आ जाते हैं। और ये मैंने आपको जो एक करेक्टरिस्टिक बताई कि उसमें जो है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर लाजमी प्रेजेंट होना चाहिए, वन तो हो, फिर वन से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे आप इसमें देखें OH है, इसमें भी टू ऑक्सीजन पे टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद सल्फोनिक ग्रुप है SO3H, तो इसमें भी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे होंगे। इसी तरह से अमीनो ग्रुप है, ये भी ऑक्सोक्रोम है। NR2 है, तो ये भी देखिए नाइट्रोजन पे लोन पे प्रेजेंट होगा। तो ये सारे जो है वो ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप में आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज बाय क्रोमोफोर्स। और अभी हम जो है नेक्स्ट इनकी डाइज की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि इनकी डिफरेंट क्लासेस में किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स मीन के जो कलर इम्पार्टिंग है, तो ज्यादातर जो हमारे पास हैं क्रोमोफोर्स या जो स्ट्रक्चरल फीचर है वो ज्यादातर डबल बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड ग्रुप्स जो होते हैं वही क्रोमोफोर्स में इंक्लूड है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन O है। ठीक है, और ये क्रोमोफोर्स जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर, सेकंड होता है नॉन मतलब डिपेंडेंट। ठीक है, एक होता है इंडिपेंडेंट, वो होता है कि जिसमें एक ही जो है वो क्रोमोफोर, एक स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो क्या करता है उसकी वजह कलर इम्पार्ट कर देता है उस मॉलिक्यूल में या उस कंपाउंड में। और एक वो होता है कि जिसमें जैसे कार्बोनाइल है, तो उसको जो है साथ में एक और ग्रुप की जरूरत होगी किसी भी कंपाउंड में जो है वो कलर इम्पार्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो मतलब पहले जो है ये यूवी रीजन में एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यूवी रीजन तो हमें नजर नहीं आता, लेकिन साथ में अगर ये किसी के कंजुगेशन में होगा, तो कंजुगेशन से क्या होगा कि जो वेवलेंथ है इसकी लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो उस वजह से फिर हमें विजिबल रीजन में ये एब्जॉर्प्शन शो करेगा, तो इसलिए हमें इसका कलर नजर आएगा। तो अब जैसे एसीटोन है, तो एसीटोन में सिर्फ एक कार्बोनाइल ग्रुप है, तो वो तो कलरलेस है। लेकिन अगर डाई एसिटाइल है एक, जिसमें टू कार्बोनाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो वो क्या होंगे, तो वो हमें येलो कलर का नजर आता है। तो ये क्रोमोफोर्स की है थोड़ा सा कि वो टू टाइप्स होते हैं और ये सब। अब ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज बाय क्रोमोफोर के मतलब डिफरेंट किस्म के जो डाइज हैं उनमें जो कलर इम्पार्टिंग जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, उस बेस पे जो है ये इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। उसमें फर्स्ट जो आ जाते हैं, फाइव क्लासेस हैं इनमें। ठीक है, फर्स्ट आ जाता है नाइट्रोसो और नाइट्रो, नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज। ठीक है, देन आ जाते हैं एजोडाइज, उसके बाद हैं ट्राइराइल मीथेन डाइज, और है एंथ्राक्यूनोन डाइज। एंड फिफ्थ इज इंडिगो डाइज। ठीक है, तो ये फाइव क्लासेस हैं जिनको ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोफोर। तो अब इनके हम जो है वो थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि नाइट्रोसो और नाइट्रोडाइज जो है वो क्या है, उनमें कौन कौन से क्रोमोफोर जो है वो कौन सा प्रेजेंट है। तो नाइट्रो और नाइट्रोसो डाइज में है, इसको मैं यहाँ से रेज कर देती हूँ। तो इनमें नाइट्रो जैसे नेम इंडिकेट हो रहा है, तो नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप NO2 एंड नाइट्रोसो इज NO। ठीक है, N डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इस तरह से तो नाइट्रो और नाइट्रोसो ये दोनों जो हैं ये ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे एज अ क्रोमोफोर इनमें, कि इनकी वजह से जो है कलर, ये जो मॉलिक्यूल या कोई भी जो कंपाउंड है या डाई जो है उनमें जो कलर है उसकी रीजन प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप है। ठीक है, इनकी वजह से है। तो इनमें क्रोमोफोर्स जो है नाइट्रो एंड नाइट्रोसो, इसी वजह से इनका नेम जो है वो है। तो इन अब इसकी एग्जांपल में जो है वो यहाँ पर जो एग्जांपल गिवन है उनमें तो आ जाते हैं नेप्थोल येलो,
देन मोर्डेंट, मोर्डेंट जो है ये अभी हम नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन जो है उसमें हम पढ़ेंगे। मोर्डेंट जो है वो साल्ट्स होते हैं, ठीक है, डाई को अप्लाई करने के लिए स्पेसिफिक साल्ट्स की जरूरत होती है, तो वो उन साल्ट्स को मॉडर्न कहा जाता है। तो जिन डाइस को जो है वो अप्लाई करने के लिए मतलब मॉडर्न साल्ट्स की जरूरत होती है, फिर उन डाइस का नेम ही जो है वो मॉडर्न रख दिया जाता है। तो इस एग्जांपल में आता है, मतलब कि नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइस हैं, ठीक है, वो एक टाइप है, ठीक है, उनको अप्लाई करने के लिए जो है वो साल्ट्स की जरूरत है, डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकते, तो इस वजह से फिर उसमें मॉडर्न ग्रीन, इसका नेम है मॉडर्न ग्रीन। ठीक है, अब मैं आपको इसमें से ना एक स्ट्रक्चर ड्रा करके बता देती हूँ एक कलर का। ठीक है, जैसे नेफ्थोल का ही मैं बता देती हूँ कि किस तरह से जो है ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो नेफ्थोल जो होता है वो कहते हैं, नेफ्थालीन जो होती है ना वो होती है टू बेंजीन रिंग। ठीक है, तो अगर ओ एच भी उसमें प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे नेफ्थोल। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओ एच अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है, और ये टू रिंग्स हैं, तो नेफ्थालीन से इसका नेम क्या होगा, नेफ्थोल। ठीक है, अब अगर नाइट्रोसो ग्रुप जो है वो यहाँ पर NO ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो ये कलर बन जाएगा इसका नेम है वन नाइट्रोसो टू नेप्थोल। अब ये एक डाई है, ठीक है, येलो। ठीक है, इसी तरह से ये नाइट्रोसो ग्रुप टू पोजीशन पे और OH इधर भी हो सकता है, तो फिर नेम क्या हो जाएगा, टू नाइट्रोसो नेप्थोल। तो ये एग्जांपल है नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइस की, कि नाइट्रो ग्रुप ये यहाँ पर एज अ क्रोमोफोर प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसका कलर जो कि मॉलिक्यूल में कलर इम्पार्ट करेगा। ओके, देन नेक्स्ट जो है वो है एजोडाइज। एजोडाइज, इससे पहले हम एजो ग्रुप के बारे में पढ़ा था हमने कि एजो ग्रुप्स या एजोटाइजेशन, अमीन्स की जो है वो एजोटाइजेशन, जिसमें अमीन को जो है वो नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शन किया जाता है तो डाई एजोसार्स बनते हैं। ठीक है, तो एजो ग्रुप कौन सा होता है, एजो ग्रुप ये होता है कि जिसमें जो है वो एडजेसेंट टू नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं और डबली बॉन्डेड। ठीक है, इसको बोलते हैं एजो ग्रुप। ठीक है, तो एजोडाइज जो है वो इसी नेम से जो है वो उनका नेम एजोडाइज रखा गया, क्योंकि ये जो टाइप ऑफ डाइज है इसमें नाइट एजो ग्रुप जो है ये एज अ क्रोमोफोर प्रेजेंट है। तो ये एजोडाइज में जो है ये वन एजो ग्रुप भी हो सकता है या मोर देन वन एजो ग्रुप्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एजोडाइज कंटेन वन और मोर एजो ग्रुप्स। एजो ग्रुप्स जो है वो अभी आपको मैंने बताया, तो ये जो है वो एज अ, मतलब और ग्रुप्स भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी जो है ना, फर्स्ट जो कलर होगा वो इसी वजह से होगा, तो प्राइमरी क्रोमोफोर। अब इसमें जो है वो ऑक्सो ग्रुप्स जो साथ में इसको इंटेंसिफाई करने के लिए, मतलब इसके एब्जॉर्प्शन को इंटेंसिफाई करने के लिए, ये जो ऑक्सो क्रोम ग्रुप्स प्रेजेंट हो सकते हैं वो हैं, अमीनो ग्रुप है NR2OH ठीक है, और इसके एग्जांपल्स में क्या आएगा, पैरा रेड एंड कॉन्गो रेड। इसी तरह से एक और कलर इसकी एग्जांपल, मतलब एक और है बिस्मार्क। बिस्मार्क ब्राउन, ये जो बिस्मार्क ब्राउन इज अ ब्राउन डाई यूज्ड इन बूट पॉलिशेस एंड फॉर डाइंग वूल एंड कॉटन। वूल एंड कॉटन का जो स्टफ होता है उसको डाई करने के लिए, और बूट पॉलिशेस, ठीक है, ये जो मतलब ये जो शू पॉलिश होती है उसमें ये जो है ना ब्राउन कलर की उसमें यूज होता है। अब एक और मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके, इसका एजोडाइज, एजोडाइज जो है ये दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सिंथेटिक डाइज। ठीक है, ये नेचुरल नहीं है, ये जो खुद सिंथेसाइज किए गए हैं ये उसका, ठीक है, सिंथेटिक ये भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज की भी।
कि मिथाइल ऑरेंज जो है वो एजो ग्रुप्स में ही मतलब एजो डाइज में ही आता है। जैसे आप ये देखें कि ये, और यहाँ पर ऑक्सोक्रोम ग्रुप प्रेजेंट है सल्फेट। ठीक है, इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये मिथाइल ऑरेंज देखिए, ये एजो ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें वन एजो ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये एजो डाई की एग्जांपल है। The next is triaryl methane dyes. कि ट्राई इराइल मीथेन डाइज में देखें, सबसे पहले आप इसका नेम से आपको इसके स्ट्रक्चर का पता चल रहा है कि ट्राई इराइल मीन के इसमें थ्री जो है वो रिंग्स प्रेजेंट होंगी, और मीथेन मतलब मीथेन के साथ सेंट्रल कार्बन है, ठीक है ये, और इसके साथ थ्री एराइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, एक ये, एक ये, ठीक है। और साथ में अब आप अपने बुक्स पे भी देखें तो इन ट्राई एराइल मीथेन डाइज द सेंट्रल कार्बन इज बॉन्डेड टू द थ्री एरोमेटिक रिंग्स, ठीक है, ये सेंट्रल कार्बन है, और यानी कि मीथेन वन कार्बन होता है ना, तो उसके साथ जो है वो थ्री एरोमेटिक रिंग्स हैं, जिनमें से वन ऑफ विच इज द क्यूनॉइड फॉर्म। ठीक है, क्यूनॉइड फॉर्म कैसे होता है, क्यूनोन होता है ना एक क्यूनोन, मतलब आपने फिनोल की ऑक्सीडेशन में पढ़ा होगा, पैरा क्यूनोन, ठीक है, ये यूं करके उसका स्ट्रक्चर होता है, यूं। क्यूनोन का स्ट्रक्चर इस तरह से। अब क्यूनॉइड फॉर्म मीन कि वन बेंजीन रिंग जो है वो इस फॉर्म में होगी। सही है। ठीक है, वन ऑफ विच इज इन क्यूनॉइड फॉर्म। अब क्यूनॉइड फॉर्म जो है वो यहाँ पर कैसे बनेगी ये, ठीक है, इस तरह से। ये थ्री बेंजीन रिंग, थ्री एरोमेटिक रिंग्स हो गई, और उनमें से वन जो रिंग है वो क्यूनॉइड फॉर्म में है, और यही जो है वो क्रोमोफोर है, और विच इज द स्ट्रक्चरल फीचर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पोर्टिंग कलर, क्रोमोफोर। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और ये टू मिथाइल ग्रुप्स, क्लोरीन, और यहाँ पे टू मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी गिवन है, इसमें ऑक्सोक्रोम्स जो हैं वही हो सकते हैं NR2, जैसे यहाँ पे एक्सोक्रोम ये लगा हुआ है NR2, ठीक है, और इसमें OH भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है। अब एग्जांपल्स में इसकी है मेलाकाइट ग्रीन, और ये जो स्ट्रक्चर है ये मेलाकाइट ग्रीन का ही है। Malachite green has a deep green blue color. It is used as a direct dye for the wool and silk. Direct dye होता है जो कि वाटर में soluble होते हैं, और उनको soluble करके डायरेक्ट उसमें डिप करें, जो भी जिसको आपने करना है डाई, और उस पे जो है वो डायरेक्ट कलर जो है वो उस पे हो जाएगा। तो ये वूल और सिल्क के लिए जो है एज अ डायरेक्ट डाई यूज होता है। तो ये मेलाकाइट ग्रीन का स्ट्रक्चर है, आप इसमें देखेंगे ये क्यूनॉइड फॉर्म, यही बेसिक क्रोमोफोर है, और ये इसका सारा स्ट्रक्चर है, देख लीजिए। बाकी भी जो इसमें इसके इस एग्जांपल में डाइज में कलर आएंगे उसमें बेसिक स्ट्रक्चर यही होगा, उसमें ये ग्रुप्स चेंज हो सकते हैं, ऑक्सोक्रोन्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है।
ओके देन नेक्स्ट है यहाँ पे एंथ्राक्यूनोन डाइस। मार्कर। अब देखिए एंथ्राक्यूनोन डाइमीन के नेम, अगर हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो नेम को देख के ड्रा करना चाहें तो एंथ्रा है तो एंथ्रासीन जो होता है वो थ्री बेंजीन रिंग्स जब ज्वाइन की होती है ना इस तरह से, तो उसको बोलते हैं एंथ्रासीन। तो ये एंथ्राक्यूनोन है तो इसमें भी क्या होगा कि इसी तरह का एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो एंथ्रासीन तो सिंपल जो है वो इस तरह का होता है ना कि ये यहाँ पर यूं, मतलब ये बेंजीन थ्री बेंजीन रिंग्स जो है वो इस तरह से जब लिंक्ड होती हैं तो ये इस कंपाउंड का नेम होता है एंथ्रासीन। तो अब यहाँ पे एंथ्राक्यूनोन मीन के ये एंथ्रा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर तो थ्री रिंग्स ही होंगी, लेकिन एक रिंग जो है वो क्यूनोन फॉर्म में होगी और वही क्रोमोफोर होगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये कैसे होगा, ये थ्री रिंग्स हो गई और ये जो है रिंग यहाँ पर ये क्यूनोन की फॉर्म में है। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा इसका ये वाला जो बॉन्ड है। और ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सोक्रोम्स वगैरह ये OH और OH प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये एंथ्राक्यूनोन डाइज द पैराक्यूनॉइड क्रोमोफोर इज प्रेजेंट। तो देखें पैराक्यूनॉइड, पैराक्यूनॉइड मतलब ये पैरा पोजिशंस हैं। ठीक है, इन पे ये जो है वो क्यूनोन फॉर्म, मतलब क्योंकि ये इस तरह से भी क्यूनॉइड हो सकता है ना, मतलब यूं और यूं करके। तो ये जो है वो ऑर्थोन ये पैराक्यूनॉइड है। तो पैराक्यूनॉइड क्रोमोफोर, ये क्रोमोफोर इज प्रेजेंट इन दीज एंथ्रासीन टाइप डाइज। तो ये क्रोमोफोर ये हो गया। और एलिजारिन इज अ टिपिकल एंथ्राक्यूनोन डाई, इट इज यूज्ड टू डाई वूल एंड कॉटन। तो वूल एंड कॉटन को भी, और एलिजारिन जो इसकी एग्जांपल है कलर की, और ये एलिजारिन का ही स्ट्रक्चर है। तो ये वूल और कॉटन को डाई करने के लिए यूज होता है। ओके देन नेक्स्ट जो है आ जाते हैं इसमें इंडिगो डाई। इंडिगो जो है ये एक नेचुरल डाई है। ठीक है, ये एक प्लांट की एक स्पीशी है इंडिगो फेरा, उससे जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मेहंदी है वो भी तो एक डाई है ना, तो वो भी नेचुरल डाई में ही आता है। तो इंडिगो भी ये एक नेचुरल डाई की ही एग्जांपल है। तो इंडिगो इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ डाइज विच कंटेन कार्बोनाइल क्रोमोफोर। तो इसमें कार्बोनाइल क्रोमोफोर जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप एज अ क्रोमोफोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते उनको फिर डायरेक्ट मतलब डाइंग के अलावा दूसरे प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं उनको अप्लाई करने के लिए। इट इज यूज फॉर डाइंग कॉटन, कॉटन को यूज करने, लेकिन कौन से प्रोसेस है, वेट प्रोसेस है, जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो वेट प्रोसेस क्या होता है वो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो जो इंडिगो डाई है उसको वेट प्रोसेस, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो इसलिए इनको वेट प्रोसेस से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको इंडिगो की कोई जो है ना इसका इंडिगो डाई का स्ट्रक्चर भी आपको मैं बना देती हूँ यहाँ पे। बेंजीन रिंग है और यहाँ पे देखिए ये कार्बोनाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। कॉन्जुगेशन है, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप्स जो हैं इसमें।
फिर इसका ब्लू सा शेड होता है। ठीक है। तो ये हैं 5 टाइप्स के डाइस हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोफोर। देखें आपने सब में देखा कि सब में जो कलर इम्पार्टिंग है वो डिफरेंट है। जैसे डाईएजो में एजो ग्रुप है, इंडिगो में कार्बोनाइल है, उसके बाद जो है वो ट्राई एराइल मीथेन में यहाँ पे बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है, तो इसमें क्यूनाइड फॉर्म जो है वो है एज अ क्रोमोफोर। इसी तरह से एंथ्राक्यूनोन है, तो एंथ्राक्यूनोन में भी जो क्यूनाइड फॉर्म ऑफ बेंजीन रिंग है वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर कलर। और नाइट्रो ग्रुप ही जो है वो कलर इम्पोर्टिंग है, वो भी क्रोमोफोर ही है, तो नाइट्रो और नाइट्रोसो में वो दोनों एज अ क्रोमोफोर एक्ट करेंगे। ठीक है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अभी हम जो है वो अगेन ज्वाइन करते हैं, फिर नेक्स्ट जो है वो हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज बाय मेथड ऑफ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक जो है वो क्लियर कर दूं क्रोमोफोर के बारे में, कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि और भी तो हम कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चरल फीचर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पोर्टिंग कलर, तो बाकी भी तो बॉन्ड्स हैं ना, वो भी तो एब्जॉर्ब करते होंगे, उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो उसके रीजन मतलब ये इम्पोर्ट कलर इम्पोर्ट इस वजह से कर रहे हैं कि ये विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी भी एब्जॉर्प्शन करते हैं लेकिन वो यूवी रीजन में एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर जो है वो उस रीजन में जो हमें विजिबल नहीं है। तो जो ग्रुप जो है वो विजिबल में रीजन में एब्जॉर्ब करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा, हमें वही कलर नजर आएगा। तो फिर हम जो है वो उसी ग्रुप को जो विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब कर रहा है या जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसी को ही हम जो है वो क्रोमोफोर कहेंगे या कलर इम्पार्टिंग ग्रुप कहेंगे। ठीक है। जो है वो क्लासिफिकेशन, अच्छा पीछे से मतलब क्लियर है ना सारा? देन है क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज बाय मेथड ऑफ एप्लीकेशन। तो डिफरेंट टाइप के डाइस को अप्लाई करने के मेथड्स भी जो है वो डाइज आर ऑफन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक एम्प्लॉयड फॉर देयर एप्लीकेशन। फर्स्ट इज डायरेक्ट डाइस। डायरेक्ट डाइज मीन के वो डाइज जो कि डायरेक्टली जो है वो उनको अप्लाई किया जा सकता है। दीज कैन बी अप्लाइड टू अ फैब्रिक बाय डायरेक्ट इमर्शन इमर्जन इन अ वाटर सोल्यूशन ऑफ डाई, कि आपने जो है वो वाटर और डाई का जो है वो सोल्यूशन बनाया। ठीक है। और फिर आपने क्या किया कि वो उसमें अब ऐसे जो डायरेक्ट डाइज हैं, डायरेक्ट डाइज में जो है वो जो ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप है, क्योंकि फिक्सेशन तो ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप से ही होगी ना, वही बॉन्डिंग करेंगे। तो जो ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स हैं वो उसमें जो है डायरेक्ट डाइज में जो है ये एसिडिक नेचर के भी हो सकते हैं, एसिडिक डाइज भी हो सकते हैं, या फिर बेसिक ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स, दोनों टाइप के ग्रुप्स जो है वो इनमें से प्रेजेंट हो सकते हैं, विच कंबाइन विद ऑपोजिट पोलर ग्रुप। ठीक है, जो कि ये बॉन्डिंग करेंगे, कोई भी जो ऑपोजिट पोलर ग्रुप होगा कहाँ पे, फैब्रिक पे। जो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर है, ठीक है, फाइबर का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें जो ऑपोजिट ग्रुप होगा उसके साथ बॉन्डिंग करेंगे, और उसमें वूल है और सिल्क है, ये रेडिली डाइड हो सकते हैं इस मेथड से, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वूल में प्रोटीन होती है, प्रोटीन में जो है वो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अमीनो ग्रुप जो है वो क्या कर लेगा कि OH के साथ जैसे अब यहाँ पे है कि मेरिटस येलो अटिपिकल डायरेक्ट डाई जो है वो मेरिटस येलो जो है वो एक एग्जांपल है डायरेक्ट डाई की, ऐसा एसिडिक ऑक्सोक्रोम। एसिडिक ऑक्सोक्रोम, अब यहाँ पे OH मतलब एसिडिक ऑक्सोक्रोम का मीनिंग आप तो कह रहे होंगे कि OH जो है वो क्या है, कि ये तो बेसिक इन नेचर है, तो एसिड ये जो है असल में इफेक्टिव जो होता है ना, इफेक्टिव इन एसिडिक सोल्यूशन। तो एसिडिक सोल्यूशन में ये इफेक्टिव है। ठीक है। तो इस वजह से इसको हम एसिडिक ऑक्सोक्रोम कहेंगे, और वो ऑक्सोक्रोम्स जो कि बेसिक कंडीशंस में इफेक्टिव होंगे उनको हम बेसिक ऑक्सोक्रोम्स कहेंगे। तो ये यहाँ पर OH जो है ये एसिडिक सोल्यूशन में जिनके जो हमें ओवरऑल बेस नजर आ रहे हैं ना, तो वो एसिडिक सोल्यूशन में इफेक्टिव होंगे। तो OH जो है यहाँ पे एसिडिक ऑक्सोक्रोम में आएगा। तो यहाँ पे एसिडिक ऑक्सोक्रोम OH विच इंटरैक्ट विद द बेसिक अमीनो ग्रुप, तो अमीनो ग्रुप जो इसका है फाइबर का, उसके साथ जो है वो बॉन्ड करेगा, और सिल्क में होगा या फिर जिसमें भी होगा तो उसके साथ ही बॉन्ड करेगा, तो इसका फिक्स हो जाएगा डायरेक्टली। तो वाटर में फिर सॉल्युबल भी हैं जिसकी वजह से हम इनका सोल्यूशन बना सकते हैं, जैसा भी है फाइबर है। ठीक है, फाइबर के साथ जो है वो NH ग्रुप प्रेजेंट है, प्रोटीन का जो होता है, और ये डाई है।
NH3 प्रोटोनेशन हो जाएगी, और साथ में जो है यहाँ पे ये O के थ्रू बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सोक्रोम जो है वो फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो ये है डायरेक्ट डाई, कि बिल्कुल आपने डायरेक्टली जो है उसका सोल्यूशन बनाया और उसमें जो भी फैब्रिक है जिसको भी आपने डाई करना है उसको डायरेक्ट उसमें डाल दें और डाई हो गया। तो इसमें जो है वो ऑक्सोक्रोम से इन्वॉल्व होंगे। सेकंड है वेट डाइस, क्योंकि वेट प्रोसेस है डाई करने का। वेट वैसे तो एक मतलब ट्रंक, एक बड़ा सा मतलब टब लाइक जो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें लिक्विड को मतलब रखने के लिए यूज किया जाता है, बहुत बड़े साइज का। तो वेट डाइज में क्या होता है, असल में दीज डाइज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो वाटर में तो आप इनका सोल्यूशन बना ही नहीं सकते क्योंकि ये इनसॉल्युबल है। बट अब क्या करेंगे कि ये इनसॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल को हम सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्युबल फॉर्म में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, बाय रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन किससे की जाएगी, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड से। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, जैसे हाइड्रोक्साइड होता है इसी तरह सोडियम हाइड्रोसल्फाइड से हम इसको रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन करेंगे। ठीक है, इन अ वेट, वेट मतलब वही जो है एक टब में। ठीक है, एंड अब वो जब रिडक्शन होगी तो फिर क्या होगा कि कलरलेस बनेगा हमारे पास एक सॉल्युबल कंपाउंड। ठीक है, अभी ये कलर नहीं होगा, ठीक है ना, कलरलेस सॉल्युबल कंपाउंड बनेगा। फिर लेकिन ये है कि इसकी अफिनिटी होगी कॉटन के लिए और सेलुलोज फाइबर के लिए, तो ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, फाइबर में उसको मतलब जो कलरलेस सॉल्युबल कंपाउंड जो होगा उसका जो हम अब सॉल्युबल हो गया उसका सोल्यूशन बनाएंगे, उसमें जो भी फैब्रिक है जो भी है उसको डिप करेंगे, डिप करने के बाद वो जो है उसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, लग जाएगा। फिर हम मतलब फिर क्या करेंगे कि उस जो भी क्लॉथ होगा या वो जो भी होगा उसको हमने एयर में डाल मतलब एयर में उसको फैला देना है ना। तो क्योंकि एयर में जो है वो ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन से फिर क्या होगा कि कलर पहले रिड्यूस हुआ था अब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब वापस ऑपोजिट प्रोसेस हो जाएगा। जब ऑक्सीडाइज होगा तो अगेन वो कलर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, पहले वाली फॉर्म में। अब फिक्स तो वो हो चुका है, वहीं पे रहेगा। ऑक्सीडाइज होगा तो वापस कलर जो है उसका वापस आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है, जो हमारा पर्पस है डाई करना, वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिगो डाई जो है वो इसकी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, उसको भी हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, उसको भी पहले हम इनसॉल्युबल फॉर्म को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगेन ये इंडिगो है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पहले इसकी रिडक्शन करवाई जाएगी सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ। तो ये रिड्यूस होगा कैसे, मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे ना, यहाँ पर इसकी प्रोटोनेशन होगी। यहाँ से ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ ना, ये सिंगल बॉन्ड। तो ये इधर यानी कि जो कार्बोनाइल है ना, जो कि इम्पार्ट मतलब कलर इम्पार्टिंग ग्रुप्स हैं कार्बोनाइल, वहीं पे प्रोटोनेशन होगी, यहाँ पर भी OH हो जाएगा। और इधर इस तरह से। ठीक है, तो आप देखिए जो कलर इम्पार्टिंग असल में है कार्बोनाइल, उसकी प्रोटोनेशन हो गई है। तो अब ये कलर जो है वो नहीं होगा, तो ये कलरलेस सॉल्युबल फॉर्म होगी। ठीक है, आप इसको इंडिगो व्हाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो ये ब्लू कलर का होता है, तो इंडिगो व्हाइट आप इसको कह सकते हैं। अब फिर जो है वो क्या होगा कि जब आपने
मतलब इसमें ठीक है, इन्वॉल्व फार्म कलरलेस soluble which has a great affinity for cotton and other cellulose fiber. अब द क्लॉथ इज soaked in the solution of reduced dye. अब इसमें जो है इस डाई में रिड्यूस उसको सोक करेंगे एंड देन हंग इन द एयर और ट्रीटेड विद ऑक्सीडेंट, मतलब या तो आप कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करेंगे या फिर आप उसको हवा में मतलब लटका दें, वहीं पे ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाएगा. The colorless compound is oxidized back to the insoluble dye which is now bound to the fabric. Indigo is a good example of wet dye. तो आप देखें दोबारा अगेन जो है वो हम इसकी जब ऑक्सीडेशन होगी तो ये वापस अपनी पहले वाली फॉर्म में आ जाएगी. तो ये वेट डाई का एक एग्जांपल है. इसी तरह से जो भी इनसॉल्युबल होते हैं या जिनमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, वो हो सकते हैं मतलब रिड्यूस हो सकते हैं और उस तरह से भी वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उनको हम इसी तरीके से डाई करेंगे. देन नेक्स्ट जो है वो है मॉडर्न डाइस. ठीक है, तो मॉडर्न डाइस अभी जैसे मैंने आपको बताया कि उनको अप्लाई करने के लिए जो है वो स्पेसिफिक टाइप के साल्ट्स की जरूरत होती है और उन साल्ट्स को क्या बोला जाता है, मॉर्डेंट. तो दिस क्लास ऑफ डाई हैज नो नेचुरल अफिनिटी. अब इनमें क्या है कि वो जो इंडिगो है वो तो सॉल्युबल नहीं है ना, तो इस वजह से हमने उसको वो तरीका यूज किया. अब ये क्या है कि इनमें ये जो डाइज हैं जिनके लिए ये तरीका यूज किया जाएगा उसमें कोई नेचुरल अफिनिटी ही नहीं है कि वो फाइबर पे अप्लाई हो सके. ठीक है. ठीक है, तो इनको हम अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साल्ट्स. अब वो साल्ट्स जो हैं वो कौन से हो सकते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, डिफरेंट मेटल्स के हो सकते हैं. एंड दीज साल्ट्स यानी कि ये जो ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम और क्रोमियम जो हम यूज कर रहे हैं फॉर एप्लीकेशन, उन साल्ट्स को क्या बोलेंगे, मोल्डेंट्स. ठीक है, तो अब इसी तरह से अब ये देखेंगे हमने मोल्डेंट ग्रीन की जो एग्जांपल पढ़ी है वो भी क्या है, उसमें भी नेचुरल अफिनिटी नहीं है, तो उसको भी हम मोल्डेंट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं. तो इसी वजह से उसको भी हम मॉडर्न साल्ट में ही कहेंगे. यूज है तो फाइबर सच एज कॉटन इज द फर्स्ट ट्रीटेड विद अ मॉर्डेंट. ठीक है, जो भी फाइबर है जिसपे हमने अप्लाई करना है उसको पहले हम जो है वो जो साल्ट है उसके सोल्यूशन में हम डिप करेंगे, देन विद द डाई सोल्यूशन, और फिर हम डाई सोल्यूशन के साथ उसको ट्रीट करेंगे. मॉर्डेंट क्या करेगा, फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बिटवीन द फाइबर एंड डाई. ठीक है, कि जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जैसे लिगेंड्स और मेटल का बनता है वैसा ही यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स बनेगा. तो ये फाइबर है. ठीक है, तो इसके साथ पहले आपने इसको ट्रीट किया है मोर्टेन साल्ट से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर एग्जांपल यूज हुआ है. ठीक है, तो इस तरह से Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ मतलब इस तरह की जो है वो कोऑर्डिनेशन डेवलप करेगा और फिर जो है वो जो है डाई जो होगा वो फिर जो है वो बाइंड करेगा. तो द इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपीयर इन द फॉर्म ऑफ लेक्स दैट आर फास्ट टू लाइट एंड वॉशिंग. और उसके बाद जो मॉडर्न डाई है वो मोस्ट मतलब इसी तरह से ये देखें आप, डाई जो है फॉर एग्जांपल ये एंथ्रासीन का है, ये एलिजारिन है डाई. अब एलिजारिन को अप्लाई जो है वो इसी तरह से होगा, तो आप इसके एग्जांपल में उसको लिख सकते हैं. तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और ये इस तरह से मतलब ये एक चिलेट मतलब जो होता है ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें मोर देन वन लिगेंड्स जो हैं वो एक मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा. ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया लेकिन ये इधर थोड़ा हो जाएगा. तो ये मतलब पहले जो है ये अफिनिटी नहीं होती, तो इस वजह से फिर एक फाइबर में अफिनिटी आ जाती है कि ये इसके साथ जो है वो बॉन्डिंग कर सके. तो फिर जब इसको हम डाई में डिप करते हैं तो फिर वो उसके साथ बाइंड हो जाता है. मॉडर्न डाई इज द मोस्ट सुटेबल फॉर वूल एंड नायलॉन. नायलॉन भी एक सिंथेटिक मतलब न्यू स्टफ है
alizarin इज एग्जांपल ऑफ मॉडर्न डाई। अब ये डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट मेटल्स जो हैं वो यूज की जा सकती हैं। देन नेक्स्ट इज एजोइक डाई और इनग्रेन डाइज। एजोइक एजोइक मीन के नेम इंडिकेट करेगा कि इनके ये एजो डाइज से इसका कोई है। हाँ, तो आप इन ग्रेन डाइज में इसमें क्या होता है कि पहले तो हमने जो एग्जांपल्स एप्लीकेशन की पढ़ी है उसमें तो फाइबर है या जो भी मतलब है हमारे पास क्लॉथ है या कुछ भी है, तो उसके ऊपर हमने चढ़ाना है रंग, हमने खुद उसके ऊपर चढ़ाया है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें विद इन द फाइबर हमने रंग जो कलर है डाई जो है वो हमने वो डेवलप करनी है। मतलब हमें ऊपर से चढ़ाने की जरूरत नहीं है, इंटरनली हमने ऐसा प्रोसेस करना है कि फाइबर के अंदर ही ये एजो डाइज जो है वो बन जाए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इन दिस मेथड ऑफ डाइंग द वाटर, अब जो एजो डाइज है ठीक है उसके लिए ये तरीका यूज किया जाता है। एजो डाइज होते हैं वो भी वाटर में इनसॉल्युबल हैं, तो बाकी वेट प्रोसेस के थ्रू भी वो नहीं हो सकते या मॉडर्न के थ्रू भी नहीं हो सकते, तो उनके लिए फिर एजो या इनग्रेन डाइज का तरीका यूज किया जाता है। तो एजो डाई इज प्रोड्यूस इन द फैब्रिक इटसेल्फ। ठीक है, फैब्रिक जो होता है उसके अंदर ही इसको डेवलप किया जाता है, वहीं पे इसका स्ट्रक्चर मतलब ये पहले तो होता है ना हमारे पास कलर है, डाई है, बना हुआ है, स्ट्रक्चर उसका है, हमने उसको अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या करना है, ये कलर बना हुआ नहीं, हमने उसको फैब्रिक के अंदर ही बनाना है वहीं पे। तो द क्लॉथ इसके लिए फिर क्या होता है कि जो जो हमें जैसा हमें कलर चाहिए वो उसके जो रिएक्टेंट्स हैं ठीक है, उनको हम यूज करेंगे। उसमें हम जो भी क्लॉथ होगा उसको सोक करेंगे। द क्लॉथ इज फर्स्ट सोक्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कपलिंग रिएजेंट। कपलिंग रिएक्शन जो होता है वो ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें टू केमिकल स्पीशीज जो होती हैं वो ज्वाइन करती हैं। कपलिंग रिएक्शन जो है वो क्लास ऑफ रिएक्शन, जैसे अब मैं उसको आपको वैसे कपलिंग रिएक्शन का एक एग्जांपल दे देती हूँ। इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, फॉर एग्जांपल ये लाइट है ठीक है, कॉपर मेटल की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं कि न्यू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है इस तरह से। ठीक है, इनके टू केमिकल स्पीशीज जो होती हैं वो ज्वाइन करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल कैटलिस्ट। तो ये एक कपलिंग रिएक्शन है। तो इसी तरह से हम अब हमने इस रिएक्शन एजो डाई को बनाने के लिए कपलिंग रिएजेंट जो है वो जो भी यूज करना है हम उसमें, जैसे अब फिनोल यूज हो सकता है या नेफ्थोल, नेफ्थोल जिसमें टू रिंग्स हैं, बेंजीन रिंग्स। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डिप करेंगे क्लॉथ को, देन इट इज इमर्स्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सोक्रोम। फिर हमने जो ऑक्सोक्रोम जो भी हमें चाहिए हम उसमें डिप करेंगे। The azoic dyeing is particularly suitable for cotton and other cellulosic fiber or may be used for the, मतलब ये azoic dyeing जो है ये वाला प्रोसेस जो है वो नाइलॉन के लिए यूज हो सकता है, सेलुलोजिक फाइबर के लिए और कॉटन के लिए भी यूज होता है। अब एक मैं आपको सेलुलोज की मतलब इसी की कपलिंग की एग्जांपल ले देती हूँ यहाँ पे एजो डाइज की। जैसे अब है एजो साल्ट है। ठीक है, ये देखो एजो साल्ट है, और अगर हमने यहाँ पे एक्सोक्रोम इसको लेना है एनिलीन को, तो पहले हम इसमें इसमें जो है वो इसमें डिप करेंगे। ठीक है, फिर हमने इसको इसके अंदर डिप करना है जो कि एज अ ऑक्सोक्रोम हमें चाहिए होगा एनिलीन ग्रुप। तो ये इनके दरमियान कपलिंग रिएक्शन होगा इस तरह से। तो ये टू स्पीशीज जो हैं वो कंबाइन करके एक ही प्रोडक्ट बना देंगे। ये देखें, यानी कि ये इसका नाइट्रोजन C6H5 और यहाँ पर ये NH2 आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से एजोडाई जो है विद इन द फैब्रिक डेवलप होगा। ये एज अ कपलिंग यूज होगा। ठीक है, जिसको कपलिंग रिएजेंट आप इसको कह लें, और ये एज ऑक्सोक्रोम इस तरह से ये डाई बन जाएगा।
नेक्स्ट जो है, लास्ट है डिस्पर्स डाइज। ठीक है, तो डिस्पर्स डाइज मतलब नेम क्या कर रहा है कि डाई जो है वो डिस्पर्स हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि दीज डाइज आर इनसॉल्युबल वाटर में, ये क्या है, इनसॉल्युबल है। सॉल्युबल मतलब कि बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन नहीं बनता, बट कैन बी डिस्पर्स्ड इन अ कोलाइडल फॉर्म। कोलाइडल फॉर्म का मतलब कोलाइडल टाइप सॉल्यूशन। कोलाइडल टाइप का सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे आप एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, जो एग है, ठीक है, एग में जो एग वाइट होती है ना, उसकी जिस तरह की वो कंसिस्टेंसी होती है एग वाइट जैसे हमें नजर है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल है एक। ठीक है, तो ये भी जो है, ये जो डाई हैं, ये वाटर में तो वैसे मतलब जो इनसॉल्युबल मीन के सॉल्युबल वो होता है बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन बने। जैसे वाटर में हम डिजोल्व करते हैं साल्ट, तो बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है ना, तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाते, बल्कि ये क्या करते हैं, कोलाइडल फॉर्म बनाते हैं। तो ये डिस्पर्स हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल। तो इस वजह से फिर इसके लिए डिस्पर्स्ड डाइज का नेम जो है वो यूज किया जाता है। द फैब्रिक जो है इज इमर्स इन द कोलाइडल डिस्पर्जन ऑफ द डाई। तो उसमें जो है डिप किया जाता है, द फाइन डाई पार्टिकल्स आर एब्सॉर्ब इनटू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, उसमें एब्सॉर्ब हो जाते हैं। और डिस्पर्स डाई आर यूज विद मॉडर्न सिंथेटिक फैब्रिक्स जो है, जैसे नाइलॉन है, अर्लोन है, पोलिएस्टर है, सेलुलोजिक एसीटेट है, उनके लिए ये जो यूज होता है उनको डाई करने के लिए ये तरीका यूज किया जाता है। अब आप देखें कि जो डायरेक्ट डाई है और डिस्पर्स डाई है, इनमें और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है सॉल्यूशन फॉर्म का। कि वो जो डायरेक्ट डाइज है वो सॉल्युबल है वाटर के अंदर। ठीक है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होने की वजह से वो क्लियर सॉल्यूशन बनाएंगे, और उनको आप डाई मतलब डिप कर देते हैं उसी तरह से। तो डिस्पर्स डाई में क्या होता है कि वो क्लियर सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाते, बल्कि कोलाइडल फॉर्म बनाते हैं, डिस्पर्स होते हैं, और उनको बिल्कुल उसी तरीके से डिप किया जाता है क्लॉथ को, और कर लिया जाता है, मतलब डाई कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये 5 मेथड्स हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड जो है ये क्लासिफिकेशन है इनकी। नेक्स्ट जो है वो आ जाते हैं हेयर डाई की तरफ। तो हेयर डाई जो है ये बहुत मतलब कॉमन चीज है, हो सकता है आपने कभी यूज किया है, आपने कभी हेयर डाई या कुछ इसके पता है इंग्रेडिएंट्स वगैरह, या कुछ पता है कि डेवलपर होता है, मॉडिफाई मतलब ये डेवलपर है या ये है वो है, कुछ इसकी कोई नो हाउ है? अच्छा, सही। अब जो हेयर डाई है उसमें जो उसका बेसिक मतलब जो उसकी डाई से रिलेटेड है, जो चीजें, जो केमिकल्स जो है जिनका डायरेक्ट रिलेशन जो है वो डाई कर बालों को डाई करने से है, उसमें जो है वो जो जो चीजें इंक्लूडेड हैं वो 4 बेसिक केमिकल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ जाएगा डाई, ठीक है, जिसने कलर को मतलब बालों को जो है वो कलर देना है। उसके लिए एग्जांपल मतलब एज अ डाई जो है वो डिफरेंट जो है वो डाई यूज हो सकते हैं, डिफरेंट डाइज यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन है वो है 4 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी टोलुइन। ठीक है, तो ये एज अ डाई यूज होता है हेयर डाई में। ठीक है, 4 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी टोलुइन। सेकेंड नंबर पे आ जाता है मॉडिफायर। मॉडिफायर का क्या काम होता है, एक तो ये क्या करता है कि डाई को स्टेबलाइज करता है। सेकेंड जो है डिफरेंट टोन्स जो होती है ना कलर की, जो एक डाई तो है, ठीक है, इसकी डिफरेंट टोन्स जो होती हैं वो मॉडिफायर की वजह से होती है। मॉडिफायर को जो है वो डिफरेंट टोन जैसे ग्रीन ब्लू टोन मतलब कंप्लीमेंट करता है, डाई का जो कलर है उसको कंप्लीमेंट करता है, उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, उसके मतलब एक इसका कलर है, साथ में इसकी भी जो है वो कुछ उसको एक तो स्टेबलाइज करना इसका पर्पज है, मतलब आप इसको कह लें ऑक्सोक्रोम के तौर पर ही एक्ट करेगा। क्योंकि ऑक्सोक्रोम के तौर पर आप नहीं कह सकते। मतलब ये है कि टोन्स जो होती है ना डिफरेंट कलर हेयर डाई के अंदर जो टोन्स होती हैं वो डेवलप करता है मॉडिफायर।
और मोस्ट कॉमनली मॉडिफाइड जो होता है वो यूज होता है रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल का अपने स्ट्रक्चर आपको पता है कौन कैसा होता है? उसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। फिनोल के टॉपिक, फिनोल वाले चैप्टर में आप देखिएगा रिसोर्सिनोल का स्ट्रक्चर। तो मॉडिफाइड जो है यहाँ पे कॉमनली रिसोर्सिनोल यूज होता है, कंप्लीमेंट करता है ये डाई को। इसका क्या काम है? अब थर्ड जो है आ जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट इसमें जो है वो जो यूज हो रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भी यूज करना है तो साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स भी यूज किया जाएगा। वो है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड एज अ एंटीऑक्सीडेंट यूज होंगे, और जो कि फ्री रेडिकल्स को प्रिवेंट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स को। ठीक है। अब फोर जो है वो है अल्कलाइजर्स। अल्कलाइजर्स में आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये एज अल्कलाइजर यूज होता है। तो वैसे ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में यूज नहीं होता है अल्कलाइजर। ये इस तरह से होता है कि अमोनिया भी होता है, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड भी होता है। ठीक है, कुछ डिफरेंट परसेंटेज होती है इनकी। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो क्या करता है, और इसका काम अमोनिया का और हाइड्रोजन, इनको कहते असल में ये जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं डेवलपर। कलर डेवलपर होता है ना, तो ये कलर डेवलपर इसको बोलते हैं डेवलपर। अब इनका काम क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। अब आप देखिए कि आपके कलर, बालों का कलर पहले जो है वो ब्लैक है, ठीक है, या किसी भी इस तरह से डार्क है, कुछ भी है। तो अब क्या करता है कि पहले वाले पिगमेंट को ब्लीच भी तो करना है ना, उसको रिमूव भी तो करना है। तो अमोनिया क्या करता है? अमोनिया क्या करता है? एक तो अल्कलाइन सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। आपको अक्सर देखा जाए कि अमोनिया का काम क्या है? अमोनिया जो है वो इस काम को, ब्लीचिंग के जो प्रोसेस है उसको कैटेलाइज कर रहा है। वो किस तरह से कैटेलाइज कर रहा है कि अमोनिया जो है वो जो हेयर है, हेयर की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है क्यूटिकल, उसको रिमूव करवाता है, उसको तोड़ता है, ताकि जो ऑक्सीडाइजिंग है, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और दूसरा जो कलर है वो उसके अंदर जा सके। तो क्या करेगा कि ऊपर से जो है वो रिमूव करेगा क्यूटिकल को। तो अंदर कॉर्टिक्स है जो उसकी बालों की, तो वो क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसमें पहले से जो मौजूद पिगमेंट है, मेलानिन पिगमेंट जो है वो उसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, ब्लीच कर देगा, ऑक्सीडाइज करेगा। उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगी? ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, ठीक है, एक तो कलर खत्म हो गया, पहले वाला मेलानिन कलर खत्म हो गया। अब जो हमने डाई इसके अंदर है, डाई, ठीक है, डाई जो है वो जो है वो फॉर्म्ड नहीं होता, पहले से बना हुआ नहीं होता, उसकी ऑक्सीडेशन से जो है वो बनता है। फिर इस ऑक्सीजन से वो वाला डाई जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, और फिर वो कलर जो है वो, पहले वाला पिगमेंट तो आपका पहले से निकल चुका, तो अब वो कलर आपके बालों पे जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगा। ठीक है, कॉर्टेक्स के साथ पेनिट्रेट कर जाएगा, क्योंकि उसकी क्यूटिकल तो पहले ही रिमूव हुई हुई है, पेनिट्रेट कर जाएगा, तो इस तरह से कलर जो है वो आपके बालों पे आ जाएगा। तो ये फोर है, ठीक है, ये फोर बेसिक केमिकल्स हैं, लेकिन बियॉन्ड दीज बेसिक केमिकल्स मैनी डिफरेंट केमिकल्स आर यूज टू इम्पार्ट स्पेशल क्वालिटीज। तो अब उसमें फ्रेग्रेंस भी यूज होती है, उसका जो टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स यूज होते हैं। तो ये तो डाई से रिलेटेड है ना, जो आपको मैंने फोर बेसिक बता दी है। इसके अलावा शैम्पूज की फॉर्म में हो सकता है फ्रेग्रेंसेस, केमिकल्स दैट मेक द फार्मूला क्रीमी, फोमी और थिक, और कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल एक्शन ऑफ द फार्मूला। ठीक है, तो और भी मतलब उसका क्रीमी टेक्सचर बनाने के लिए और केमिकल्स जो है वो यूज किए जा सकते हैं। तो ये जो है नेक्स्ट जो है वो आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर डाई। हेयर डाई की जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें क्या क्या, इन केमिकल्स में से क्या चीज प्रेजेंट होगी, क्या चीज एब्सेंट होगी, अब हम वो पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ हेयर डाइज में यहाँ पर 3 टाइप्स, वैसे बेसिकली 4 है, इन्होंने यहाँ पे टेम्पररी और सेमी परमानेंट को इकट्ठा ही लिखा हुआ है। लेकिन ये असल में टेम्पररी जो है वो सेपरेट ही करें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन उसकी कुछ चीजें कॉमन है, तो इस वजह से उन्होंने एक में ही उसको रख दिया है। ठीक है, तो इसकी 3 टाइप्स हैं। एक तो आ जाते हैं परमानेंट। परमानेंट जो है यहाँ पे आप ये जो नॉर्मली यूज किया जाता है हेयर कलर, वो परमानेंट की ही एग्जांपल है, क्योंकि वो एक ही दफा आप वॉश करते हैं तो वो खत्म नहीं होता। आप वो खत्म तभी होता है कि जब सारा जो है ना वो मतलब रूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, न्यू बाल मतलब बालों के नीचे से ऊपर मतलब बाल बढ़ते हैं जब, तो फिर जो है वो आपके पास जो पहले वाला कलर है वो वापस आता है।
ठीक है, तो परमानेंट हेयर कलर में जो है वो सेम जो है वो सारे यही रिएजेंट्स होते हैं जो ऊपर हमने फोर बेसिक केमिकल्स पढ़े हैं ना। डाइज होगा, मॉडिफायर होगा, अल्कलाइजर होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये फोर के फोर होंगे। ये इनके जो डेवलपर है अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सब प्रेजेंट होगा इसके अंदर परमानेंट में। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या है कि परमानेंट काजेस सम लाइटनिंग ऑफ हेयर। लाइटनिंग ऑफ हेयर मतलब कि हेयर के अंदर जो पिगमेंट है उसको क्या कर देगा, ब्लीच कर देगा। पहले से मौजूद जो हेयर के अंदर पिगमेंट है, मेलानिन पिगमेंट है, उसको ब्लीच करेगा। कंटेन इसमें कितने के 3 to 6% जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है। ठीक है, और ये इसका क्या काम होगा कि ये ब्लीच करेगा। अमोनिया का क्या काम होगा, अमोनिया भी इसमें प्रेजेंट होगी। अमोनिया जो है वो क्यूटिकल को रिमूव करेगा, और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड अंदर पेनिट्रेट करेगा और सारे पिगमेंट को जो है वो खत्म कर देगा। इसमें जो है वो ऑक्सीडेटिव डाइज होते हैं, मतलब पहले से प्री फार्म्ड में नहीं होते। ऑक्सीडेटिव डाइज, ऑक्सीडेटिव डाइज मतलब कि जब ये ऑक्सीजन इनको मिलेगी, ऑक्सीडाइज होंगे, तो फिर ये अपना कलर शो करेंगे। ऑक्सीडेटिव डाइज फार्म ड्यूरिंग एप्लीकेशन, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि फार्म ड्यूरिंग एप्लीकेशन के अप्लाई करने के दौरान ये बनेंगे, तो वो उस ऑक्सीजन की वजह से। तो डज नॉट वॉश आउट सिग्निफिकेंटली बट मे फेड, मतलब आप उसे धोते हैं लेकिन पानी की वजह से वो रिमूव नहीं होंगे। ये जो है वो वक्त के साथ, मतलब जब आपके बाल बढ़ेंगे तो तभी वो फेड होगा, वैसे जो है ये वॉश आउट नहीं होगा। ठीक है, आप परमानेंट कलर में आप क्या क्या है इसकी, और क्या है कि इसमें आप अगर अपने आपके बालों का कलर जो है, क्योंकि आप अगर अपने लाइटर शेड करवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं। आपके बाल मतलब फॉर एग्जाम्पल ब्लैक है, आप जो है वो किसी लाइटर शेड में जाना चाहते हैं, मतलब ब्रॉन्ज, मतलब किसी भी लाइटर शेड में आप जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सारा पिगमेंट तो निकल गया। ठीक है, मेलानिन पिगमेंट की वजह से कलर था वो सारा निकल गया। अब आप इसके ऊपर लाइट कलर, लाइट शेड अप्लाई करना चाहें, डार्क करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, आपको जो है वो आप वो कर सकते हैं परमानेंट में। ठीक है, तो ये हो गया परमानेंट में। अब सेकंड जो टाइप है वो है डेमी परमानेंट। हाँ, डेमी परमानेंट में क्या होता है, इसमें अमोनिया नहीं होती। ठीक है, और जो ऑक्सीडाइजिंग है या जो डेवलपर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो भी क्या है, उसकी भी कंसंट्रेशन कम है, 1 से 2% है। ठीक है, तो अमोनिया नहीं है इसमें। जो है ना वीक अल्कलाइन, मतलब अमोनिया से जो है ना वीक अल्कलाइन जो सोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट है, वो प्रेजेंट हो सकता है थोड़ा सा अल्कलाइन प्रोवाइड करने के लिए। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी 1 to 2% है। मतलब इतनी क्वांटिटी में ये क्या करता है कि ये ब्लीच नहीं कर सकता पहले वाले पिगमेंट को। मतलब लाइटनिंग ऑफ हेयर जो है वो उतनी नहीं होती जितनी के परमानेंट हेयर में होती है। तो देखा, काजेज माइल्ड लाइटनिंग ऑफ हेयर, क्योंकि कंसंट्रेशन 1 से 2% है इसकी। मतलब इतनी जो है वो जो क्यूटिकल है वो रिमूव भी नहीं हो सकती, क्योंकि अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक होता है, वो रिमूव कर देता है। लेकिन ये जो माइल्ड सा जो अल्कलाइन यूज होगा सोडियम कार्बोनेट, वो इतनी नहीं करेगा। तो 1 to 2% हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो माइल्ड लाइटनिंग होगी, सारे का सारा पिगमेंट ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, कंटेन ऑक्सीडेट, इसमें भी ऑक्सीडेटिव डाइज ही होगा जो कि एप्लीकेशन के दौरान ही बनेगा। और ये जो है ये वॉश आउट हो जाता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 6 वीक्स तक रहता है इसका कलर, फिर ये खत्म हो जाता है। और इसमें फिर और क्या बात है कि एक तो ये है कि डैमेज कम होता है, क्योंकि अमोनिया इसमें प्रेजेंट नहीं होता। और इसका जो है वो और क्या है कि यहाँ पर, हाँ, इसमें यह है कि आप अपने बालों का कलर जो आपका है ना, वही मतलब उसी के इक्वल या उससे डार्क आप कर सकते हैं। आप लाइटर शेड में नहीं जा सकते, क्योंकि लाइटर शेड में पहले वाला पिगमेंट आपका ब्लीच ही नहीं होगा, तो फिर लाइटर शेड कैसे होगा। ठीक है, तो इसमें आप वही कलर, जैसे ग्रे हेयर्स है उनको, उनकी थोड़ी सी मतलब फुल कवरेज तो नहीं है, लेकिन कुछ कवरेज जो है वो उनको मिल जाती है। लेकिन ये लेस डैमेज, मतलब उतना डैमेज नहीं करता है, क्योंकि ये क्यूटिकल रिमूव नहीं होती ना। नेक्स्ट आ जाता है टेम्पररी और सेमी परमानेंट डाई। टेम्पररी को अलग मैं लिख लेती हूँ, और सेमी परमानेंट को अलग।
अब ये है कि यहाँ पर टेम्पररी डाई में भी, इसमें भी नो अमोनिया, नो हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें भी नो अमोनिया, नो हाइड्रोजन परऑक्साइड। दोनों में यही है कि ना तो अमोनिया होगा ना ही, और इसी वजह से क्या होगा कि जो क्यूटिकल है वो रिमूव ही नहीं होगी, और जो है वो कलर अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकेगा, बालों के अंदर नहीं जा सकेगा। और इस वजह से फिर क्या होगा कि जो कलर है वो क्या होगा, सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, एड्सॉर्ब। एड्सॉर्ब होता है ना कि मतलब कि जो सरफेस के अंदर नहीं जाता बल्कि बाहर जो है वो सरफेस के बाहर ही यहाँ पे डिपॉजिट होगा, सरफेस के ऊपर, अंदर बालों के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी देखें, नो लाइटनिंग ऑफ हेयर डज नॉट कंटेन peroxide कंटेन डाइज, और ये जो इसमें डाई भी होता है वो ऑलरेडी फार्म्ड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो रिलीज ही नहीं होगी जो इसको जो है वो ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑलरेडी फार्म डाई होता है, पहले ही जो पहले का बना हुआ होता है। ठीक है। और ये जो है ये, अब इसमें सेमी परमानेंट में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस जो इनमें है। ठीक है, बाकी ये चीजें तो सेम है कि ये डिपॉजिट होगा सरफेस पे, अंदर नहीं जाएगा, पेनिट्रेट नहीं करेगा। लेकिन इसमें इन दोनों में जो सेम चीज है वो ये मतलब जो डिफरेंट चीज है वो ये है कि सेमी परमानेंट के जो मॉलिक्यूलर साइज होता है ना डाई का, वो स्मॉल होता है। ठीक है, और टेम्पररी का क्या होता है कि मॉलिक्यूलर साइज लार्ज होता है। और ये इसका थोड़ा, इसकी ज्यादा थोड़ी सी मतलब आउटर सरफेस से थोड़ा सा अंदर पेनिट्रेट कर भी जाता है, लेकिन ये जो है लार्ज होता है, ये बिल्कुल बाहर ही रहता है, इसकी एब्जॉर्प्शन भी इतनी अच्छी नहीं होती है। लार्ज होता है डाई का मॉलिक्यूलर साइज। ठीक है। तो अब जो है ये जब, अब इसका क्या होता है, सेमी परमिएबल जो है ना ये फ्यू वॉशेस में जाएगा, वॉश आउट होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा कि विद इन वन वॉश ही चला जाएगा। कुछ होता है ना टेम्पररी कलर लगाए होते हैं, तो वो उसमें ही आता है, विद इन वन वॉश जो है ये वॉश आउट हो जाएगा। अब इसमें ये होता है कि जो हिना है, ठीक है, मेहंदी जो होती है वो, और साथ में इंडिगो डाई जो है वो सेमी परमानेंट में आ जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मेहंदी का जो कलर है वो आउटर सरफेस पे ही रहता है, और वो कुछ वॉशेस में जाता है, एकदम से तो नहीं चला जाता, कलर रहता है ना। तो वो फिर जो है उसमें, और ये जो टेम्पररी वाले हैं ये एक ही दफा में चला जाता है। हाँ, अब अगर किसी के हेयर बहुत ज्यादा डैमेज है, पोरोसिटी है, इनके पोर्स बने, क्यूटिकल जो है वो डैमेज हुई हुई है किसी की, तो फिर जो है ये पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो फिर आपका जो है वो एक ही वॉश में जो है वो नहीं जा सका, वो अंदर पेनिट्रेट, तो फिर आपको कुछ वॉशेस करने पड़ेंगे, तो तब जो है वो होगा। तो वैसे ये है कि सेमी परमिएबल ये जो है वो जरा भी इसमें कोई अमोनिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं है। तो ये जो है ये सेफ है, किसी के बहुत ज्यादा डैमेज हेयर है तो उसने अगर डाई करना है तो वो फिर मेहंदी को यूज कर सकता है, इंडिगो डाई को यूज कर सकता है। तो ये है सारे, ठीक है, डाई, हेयर डाई से रिलेटेड। तो बाकी इंशाल्लाह पेस्टिसाइड्स बहुत इजी है, ठीक है, आप खुद पढ़ के देखिएगा तो ये तो बहुत आसान, वरना मैं कल भी एक दफा मतलब कर दूंगी। वैसे इरादा तो मेरा यही था कि आज कर दूं, लेकिन काफी जो है ये लंबा टॉपिक हो गया था, तो कल ही मैं ये करूंगी। ठीक है, अभी मुझे बताइए क्लियर है?